नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन अप पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता। दोस्तों ये टॉपिक है हम CDP के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगर हम इसके बेस की बात करें कि किस लेवल पे हम इसको पढ़ने जा रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे हम टेट लेवल पे, यानी चाहे वो CTET हो, UP टेट हो या फिर राजस्थान RTET जिसे रीट भी कहते हैं, MP टेट इत्यादि, मतलब टेट से समकक्ष हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाएंगे, जितना पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि अधिगम अक्षमता यानी जो मानसिक विकार भी हम इसे कह देते हैं। ठीक है, मानसिक विकार। अगर हम इसके बात करें कि अधिगम अक्षमता जो शब्द है उसका जो शुरुआत या फिर प्रथम बार किसने कहा था, तो वो कहा था सैमुअल किर्क ने। हालांकि इतना पूछता नहीं टेट लेवल में तो, लेकिन हम समझ रहे हैं सैमुअल किर्क ने कहा था, ये 1963 में कहा था। ये थोड़ी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हालांकि टेट में इतना पूछता नहीं है कि किसने ये अधिगम क्षमता शब्द दिया। ठीक है, तो अधिगम क्षमता, अक्षमता या क्षमता, कठिनाई हम भी इसे कहते हैं। अधिगम में कठिनाई किसी भी प्रकार से इसे समझा जा सकता है, यानी बच्चे को अगर अधिगम में कठिनाई आ रही है, अधिगम सीखने में कोई कठिनाई आ रही है, बोलने में कुछ कठिनाई आ रही है, ठीक है, कुछ लिखने में। अगर हम इसके अर्थ की भी बात करें तो इसका अर्थ भी जो अमेरिका के द्वारा जो दिया गया था, बाद में इसकी जो समिति में बैठक हुई थी, उसके बाद जब ये निर्णय किया गया था कि इसकी अर्थ क्या दे, यानी इसकी एक परिभाषा भी एक निर्धारित होनी चाहिए कि अधिगम अक्षमता होती क्या है। तो इसमें यह बताया गया कि अगर बच्चे को बोलने में, लिखने में, ठीक है, या फिर गणना करने में या तर्क करने में अगर ऐसी कोई समस्या किसी बच्चे को आ रही है तो वो अधिगम अक्षमता या फिर अधिगम विकार या फिर अधिगम कठिनाई हम कहते हैं। और ये बात याद रखना, हालांकि इसके अंतर्गत हम शारीरिक के साथ साथ मानसिक और मानसिक के साथ साथ शारीरिक भी हम पढ़ते हैं, संवेगात्मक पढ़ते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये तर्क वगैरह अगर इसमें आता है तो हम इसको पूर्ण रूप से मानसिक मानते हैं। ये ध्यान रखना, ये जो अधिगम अक्षमता जो हम पढ़ते हैं वो पूरी की पूरी मानसिकता पर आधारित है, यानी मानसिक आंतरिक रूप से ही हम इसका ज्ञान करते हैं, बाहरी रूप से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। हालांकि शारीरिक रूप से भी हम इसमें विकलांगता के रूप में पढ़ते हैं विकार को, तब हम जानते हैं कई बच्चे इसमें ये इसी जगह आके कंफ्यूज होते हैं कि ये अधिगम अक्षमता है, ये शारीरिक रूप से भी विकार पाया जाता है, तो क्या ये बाहरी रूप से भी होता है? तो ये हम डिटेल से अगर इसको पढ़े हैं तो ये आंतरिक रूप से ही होता है, बाहरी रूप से इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो ज़्यादातर पूछा जाता है हम उसकी बात करेंगे। एग्जाम में जो रिपीट क्वेश्चन होता है, किस प्रकार के जो प्रश्न अभी तक देखने को मिलते हैं विकारों से, उसके भी हम बारे में बात करेंगे। तो स्किप मत करना, वीडियो को लंबा पूरा जो बनेगा उसमें देखिएगा आप कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले डिसलेक्सिया। देखिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो विकार है वो डिसलेक्सिया से पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया होता क्या है। तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखिए जो डिसलेक्सिया होता है वो पठन विकार होता है। पठन विकार से मतलब पढ़ने से संबंधित अगर बच्चे में कोई कठिनाई आ रही है तो वो पठन विकार होता है और उसको ही डिसलेक्सिया कहते हैं। हालांकि इसमें जो प्रश्न किस प्रकार बनेंगे वो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया होता है पठन विकार से संबंधित, अगर बच्चे को पढ़ने में कोई समस्या आ रही है तो वो पठन विकार के अंतर्गत है और उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया जैसे मैं लिख रखा हूँ वैसे भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर डिसलेक्सिया भी इसको देखने को मिल सकता है, यानी जो ये स है ये आपको आधा भी देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इसमें कि डिसलेक्सिया के अंतर्गत और कौन कौन से विकार आते हैं, हालांकि हम मुख्य रूप से डिसलेक्सिया ही पढ़ते हैं, ये जो मुख्य प्रकार है वही है। अगर उसके अंतर्गत हम बात करें कि इसको एलेक्सिया भी कहते हैं, यानी इसके अंतर्गत पार्ट की बात करें तो बच्चे में अगर विशेष रूप से सीखने में लोप हो जाता है, यानी बच्चे को सीखने में अगर कोई कठिनाई आती है तो डिसलेक्सिया। अगर बच्चे में एलेक्सिया, अगर बच्चे को सीखने में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, वो सीखा ही नहीं जा रहा, उसके अधिगम भी नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, तो वो सीखने का लोप कहलाता है, जिसे हम एलेक्सिया कहते हैं। एक होता है हाइपरलेक्सिया। ठीक है, हाइपरलेक्सिया इसमें क्या होता है कि बच्चा जब देखता है श्यामपट्ट को या ब्लैक बोर्ड को, तब उसको जब ब्लैक बोर्ड के देखने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आता, अधिगम नहीं होता अच्छे से, यानी कुछ समझ में आता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं समझ में आता, तो उसे हाइपरलेक्सिया कहते हैं। अधिगम
संबंधित विकार होता है ये पठन से संबंधित, जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जो श्यामपट्ट से विशेष, जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखता है उससे संबंधित अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो हाइपरलेक्सिया, हालांकि टेट लेवल में भी ये अभी तक पूछा नहीं गया है इतना डिटेल से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आप कोई अन्य एग्जाम दो टीचर्स से संबंधित, लेकिन ये जानना आपके लिए आवश्यक था, इसलिए मैंने बताया। उसके बाद हम बढ़ते हैं डिस्ग्राफिया। देखिए ग्राफ से भी आपको समझ में आ रहा है कि ग्राफ जो किया जाता है वो लेखन से संबंधित होता है। तो लेखन से संबंधित अगर बच्चे में विकार है, कुछ कठिनाई आ रही है, तो वो होता है डिस्ग्राफिया। अब डिस्ग्राफिया में जो आंतरिक रूप से हम पढ़ते हैं डिस्प्रैक्सिया। क्या है? डिस्प्रैक्सिया। जो डिस्प्रैक्सिया होता है वो चित्रांकन से संबंधित होता है, यानी बच्चे को चित्र बनाने में अगर कोई समस्या आ रही है, कि जो बच्चा है, नॉर्मल जो बच्चे सभी चित्र बनाते हैं तो कई बच्चे बहुत अच्छे से चित्र बना देते हैं, उनका आकार, शेप इत्यादि। जैसे कई बच्चा है, जैसे ये मानव चित्र बनाता है तो सामान्य ये बना देगा, ठीक है, लेकिन सिर को इतना बड़ा कर देगा, तो मतलब उसमें ये विकार है कि वो चित्र भी निर्माण अच्छे से नहीं कर पाए, उसका आकार निर्धारित नहीं कर पा रहा है, तो वो लेखन से संबंधित विकार हो जाता है। और डिस्प्रैक्सिया होता है वो विशेष चित्र बनाने में अगर बच्चे में कठिनाई हो रही है तो वो डिस्प्रैक्सिया कहलाता है। अब बात करते हैं अप्रेक्सिया की। अगर बच्चे में मांसपेशियों से संबंधित, जिसे हम तंत्रिका से संबंधित भी कह सकते हैं, कि अगर बच्चे में क्या होता है, जैसे बच्चा पेन से कुछ लिख रहा है, अगर उसको पेन पकड़ने में भी कुछ कठिनाई हो रही है ना, यानी असली मांसपेशियों पे भी उसका संतुलन नहीं रहा, ठीक है, मांसपेशियों पे भी अगर संतुलन पूर्ण रूप से नहीं होता तो अप्रेक्सिया कहलाता है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे एग्रेफिया। क्या है? एग्रेफिया। ये भी डिस्ग्राफिया का ही एक पार्ट है, एग्रेफिया, जिसमें बच्चे को सेकंड लैंग्वेज सीखने में दिक्कत होती है, यानी एक लैंग्वेज को उसका अच्छे से पता है, वो अच्छे से उसको समझ सकता है, लिख भी सकता है, लेकिन अगर उसको कन्वर्ट के रूप में सेकंड लैंग्वेज के लिखने के लिए कहा जाता है तो सेकंड लैंग्वेज में उसको दिक्कत होती है लिखने में, क्योंकि उसको पूर्ण अधिगम नहीं होता है। इसलिए सेकंड लैंग्वेज लिखने में अगर दिक्कत हो तो एग्रेफिया होते हैं, जो कि डिस्ग्राफिया का ही एक पार्ट है। तो आपने समझा। उसके बाद देखिए डिस्कैल्कुलिया, जो कि डिसलेक्सिया के बाद पूछा जाने वाला टेट लेवल में सबसे अच्छा जो प्रश्न है विकार से संबंधित, डिस्कैल्कुलिया है। ये गणितीय विकार से संबंधित होता है, ठीक है, गणितीय विकार। इसका मतलब ये है, जो सीधा सीधा जो प्रश्न बनता है उस पर भी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो पहले ये समझ लिए डिस्कैल्कुलिया होता क्या है। अगर बच्चे को गणना में कोई समस्या आ रही है, ठीक है, टीचर ने मान लो कुछ पढ़ा दिया, अगर पढ़ाने के बाद जब बच्चा उसको समझ नहीं पाता, किस प्रकार के गणना के रूप में, अगर कोई टीचर है उसको प्लस माइनस के कुछ बता रहा है कि प्लस करने से ये इतना होगा, माइनस करने इसका मल्टीप्लाई करने से ये होगा, लेकिन बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा। स्पेशली गणित से संबंधित कुछ, हालांकि हिंदी का कुछ समझाता है तो अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन गणित का स्पेशली अगर गणित से संबंधित या फिर मैथ में कहें कि प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई इत्यादियों से संबंधित अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वो डिस्कैल्कुलिया होता है। कैलकुलिया से आप समझ सकते हो, कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेटर, कैलकुलेटर की जो प्रयोग में होता है वो गणना में ही होता है, तो आप इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं कि डिस्कैल्कुलिया गणितीय विकार से संबंधित। अब देखिए एक होता है डिस्मॉर्फिया, जो कि कई बार पूछ लिया जाता है। अब डिस्मॉर्फिया क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझो। देखिए डिस्मॉर्फिया होता है वो भ्रम से संबंधित होता है ना, कई बार बच्चे को भ्रम हो जाता है। कई बार होता है कि बच्चा जैसे सफ़ेद होता है, बिल्ली को देखता है, सफ़ेद बिल्ली को देखता है, बिल्ली उसके क्या है कि पंजा मार देती है तो उसको कुछ लग जाता है तो वो डरने लग जाता है। उसके बाद उसको भ्रम हो जाता है कि सफ़ेद जैसे बिल्ली है, इसने मेरे को पंजा मारा। तो कई बार छोटा कुत्ता होता है तो उसके भी अगर वो भी एकदम सफ़ेद होता है तो उससे भी वो डर के चला, हालांकि कुत्ता बहुत अच्छा होता है लेकिन वो उससे डरने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भ्रम हो जाता है कि ये सफ़ेद चीज़ है, सेम ऐसी ही सफ़ेद चीज़ है, ये भी वही ही बिल्ली है जो मेरे को पंजा मारेगी, इसलिए बच्चा डरने लगा, यानी भ्रम हो जाता है। तो भ्रम जहाँ पे होता है वो डिस्मॉर्फिया कहलाता है। उसके बाद करें कि डिस्प्रैक्सिया। अब देखिए दोस्तों डिस्प्रैक्सिया क्या होती है इसको समझेंगे। डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है कि बच्चे में शारीरिक संतुलन का अभाव होना। बच्चे में कई बार होता है, जैसे बच्चा खेल रहा है, फुटबॉल को जैसे फुट कर रहा है, लात मार रहा है, तो लात मारने पे और उसका जो माइंड सेट है, ये पहले भी मैंने कहा है कि ये हालांकि शारीरिक एक विकार के अंतर्गत जरूर आता है, लेकिन शारीरिक इसमें
इसका जो विकार होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता, इसका विकार मानसिकता से ही होता है। हालांकि बच्चे में इतना गुण या फिर बच्चे में इतनी क्षमता होती है कि वो उस फुटबॉल को मार सकता था, लेकिन उसका मानसिक संतुलन उस प्रकार से उसके रिएक्ट नहीं कर रहा था, मतलब दोनों में संतुलन नहीं, शारीरिक और मानसिक में संतुलन नहीं बना था। इस वजह से वो जब फुटबॉल को मारता है तो फुटबॉल तो कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाती, लेकिन वो गिर जाता है। तो मतलब उसका जो संतुलन होता है अपने शारीरिक रूप से, वो मानसिक तौर पर दोनों में एक समानता नहीं होती, इसलिए वो कहलाता है डिस्प्रैक्सिया, जो कि संतुलन से संबंधित है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपस में संतुलन। अब बात करते हैं एफेजिया की। देखिए एफेजिया है जो ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि जो जो पूछा जाता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ, बाकी जो नहीं पूछा जाता उसके बारे में हल्का बताऊँ, कभी आ जाए तो आपके लिए आसान रहे। अफेजिया होता है वो मौखिक भाषा ग्रहण से होता है, ठीक है। अफेजिया को अगर मैं थोड़ा डिटेल से समझाऊँ तो अफेजिया का मतलब ये है कि बच्चा जब कक्षा में बैठा होता है, तब जब अध्यापक उसको पढ़ाता है तो उसको जो वो मौखिक रूप से, ये ध्यान रखना हमेशा, ये जो बच्चे में क्षमता में दिक्कत आ रही है ना, वो ही हम पढ़ेंगे। इसमें अध्यापक अगर कुछ गलत पढ़ा रहा है, उससे संबंधित कुछ नहीं है, गलत को भी नहीं समझ पा रहा, वो विकार कहलाता है। ऐसा नहीं है कि अध्यापक ने ही शायद कुछ गलत पढ़ाया होगा तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। अध्यापक ने गलत पढ़ाया, लेकिन वो गलत को भी तो समझे ना, अगर वो भी नहीं समझ पा रहा तो वो विकार के अंतर्गत। ऐसे बहुत से बालक देखने को मिलते हैं जो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, थोड़े बोलने में कम होते हैं। विशेषताओं पर भी कुछ बात करेंगे। पहले देखिए इसमें अफेजिया के बारे में बात करें। जब छात्र जब बैठता है पढ़ने विद्यालय में, तब अध्यापक उसको कुछ पढ़ाता है, कुछ मौखिक बातें बोलता है, तो मौखिक बातों को भी वो समझ नहीं पाता है। यानी कई बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट समझ लेते हैं, जैसे टीचर ने कुछ बोला। अब हालांकि ये भी नहीं है कि बच्चा पीछे बैठा हो तो ही ऐसी प्रॉब्लम, आगे बैठे हुए बच्चे के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि अध्यापक ने कुछ बोला, उसके मौखिक रूप के जो समझ नहीं पा रहा उसको, जो जैसे उसने कुछ बोला, ठीक है, जैसे बच्चे को बोला कि आप खड़े हो जाओ, लेकिन वो उस चीज़ को भी समझ नहीं पा रहा अच्छे से। कुछ सेंटेंस बोल के बताया, कुछ वाक्य बोला और उसको भी नहीं समझ पाया। तो ये मौखिक से संबंधित बच्चे समझ नहीं पा रहे, ध्यान रखना, अधिगम नहीं कर पा रहे, समझने का नहीं कर पाए। तो मौखिकता, जब शिक्षक कुछ बोलता है उस मौखिक को भी नहीं समझ पा रहे, तो वो अफेजिया कहलाता है। उसके बाद बात करें डिस्फेसिया। डिस्फेसिया में भी सेम वो ये बात है कि इसमें पहले तो वो क्या है कि अफेजिया में तो समझ नहीं पा रहा, लेकिन डिस्फेसिया में ये है कि छात्र जब कुछ समझ लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन समझने के बाद अभिव्यक्त नहीं कर पाता। मतलब जैसा कुछ सुना है उसको जब वापस बोलो कि आप रिपीट करो या फिर उसका दोबारा बोलो, जो आपने अभी मैंने क्या बोला उसको वापस बोलो, तब छात्र उस चीज़ को भी नहीं अभिव्यक्त करता, अपने आंतरिक रूप से भी बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसी कठिनाई होती है जब कुछ आंतरिक चीज़ें हैं उसको अच्छे से याद है, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा, अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा, बाहर नहीं निकाल पा रहा, उसको ही डिस्फेसिया कहते हैं। अब बात करते हैं एपिलेप्सी। दोस्तों ये एपिलेप्सी होती है, मैं थोड़ा डिटेल से नहीं बात करूंगा क्योंकि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन एपिलेप्सी ये समझ ली, बच्चे में अचानक वो खेल रहा है और खेलते खेलते उसको अचानक जैसे चक्कर आ जाते हैं और कई बार गिर जाता है और अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। वो अजीब सी हरकतें कई बार अब उसे मिर्गी बोलते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ गया इस प्रकार। तो ऐसी कभी समस्या बच्चे के साथ होती है तो वो बच्चा हमेशा मिर्गी से ही, जो कहते हैं ना, उसे एपिलेप्सी कहा जाता है। ऐसे बच्चे क्या है कि अचानक से कुछ भी रिएक्ट नहीं करते और अचानक से गिर जाते हैं और अजीब हरकतें करने लग जाते हैं, उसे एपिलेप्सी कहते हैं। अगर हम इसमें बात करें, देखिए पार्ट तो वैसे इसके भी हैं। डिसलेक्सिया की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे एक तो ग्राफिकल होता है, ठीक है, ग्राफिकल डिसकैलकुलिया वो होता है, एक वर्बल डिसकैलकुलिया होता है। इसमें क्या होता है कि ग्राफिकल में तो होती है ग्राफ का निर्माण, ठीक है, डिसकैलकुलिया में क्या है कि जो ग्राफिकल निर्माण किया जाता है ना वो नहीं होता। अरे एक वर्बल में होता है, जैसे गुणा करना वगैरह हो गया, स्पेशली उनका नहीं कर पाता ना, तो बच्चा क्या कहलाता है, डिसकैलकुलिया के अंतर्गत डिसग्राफिकल डिसकैलकुलिया और वर्बल डिसकैलकुलिया। तो ये थोड़े डिटेल्स में हम बात कर चुके हैं इसकी। अगर हम बात करें तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन आप जैसे टेट लेवल में अगर आप परीक्षा दे रहे हो तो उसके लेवल में नहीं है। हालांकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है, विकार और भी प्रकार के होते हैं, जैसे विजुअल हो गया, ठीक है। विजुअल में मतलब ये होता है कि बच्चे को कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। बच्चे में अभी जैसे ब्लैक बोर्ड पर मैंने अभी कुछ लिखा, किसी बच्चे को ये स्पष्ट नहीं दिख रहा, हालांकि ये ठीक है लिखा हुआ है और बच्चों को दिख रहा है, लेकिन स्पेशल किसी बच्चे को नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो विजुअल में उसकी मतलब आंखों में हम बात करते हैं ना कुछ कलर ब्लाइंडिंग वगैरह, तो वैसा कुछ होता है, तो उसमें बच्चे को दिखता नहीं है, ठीक है। ये ओडिरेक्टिया होता है एक,
ओडिरेक्टिया मतलब बच्चे को सुनने में कुछ दिक्कत होती है, कि बच्चा अच्छे रूप से नहीं सुन पाता, जो कुछ टीचर बोल रहा है वो नहीं समझ पाता। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें, ठीक है, तो एक ओटिज्म की भी बात हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, ओटिज्म जो होता है उसको भी हम अधिगम अक्षमता में ले जाते हैं। ठीक है, रख सकते हैं। वो इसलिए है क्योंकि इसमें जो ओटिज्म से ग्रसित जो बालक होते हैं वो भी कैसे बालक होते हैं, समाज से दूर होते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, अपनी जो भाव हैं, अपने संवेग हैं उसको बाहर नहीं निकालते, किसी के साथ शेयर नहीं करते। हालांकि ओटिज्म को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत डिटेल से बात करने को बहुत कुछ है। बाकी इतना याद रखें, ओटिज्म को हम अधिगम अक्षमता के अंतर्गत रख सकते हैं। ओटिज्म के भी बहुत से प्रकार हैं। समाज से रिलेटेड होता है, बच्चा बहुत दूर होता है समाज से, मतलब ज़्यादातर वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, कोई कोई जो उसको पूछता है। हालांकि मैं चाहता हूं कि ओटिज्म का एक अलग से वीडियो हो, क्योंकि इससे प्रश्न बनने को देखने को मिलते हैं, तो वो हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी ओटिज्म अधिगम अक्षमता के अंतर्गत रख सकते हैं, ये आप ध्यान रखो। अगर देखें, मैं प्रश्नों की बात जो बता रहा था कि इसमें प्रश्नों की जो लैंग्वेज किस प्रकार पूछी जाती है, तो वो मैं बात करता हूँ। डिसलेक्सिया से जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं कि जो बच्चे में अगर पठन विकार है, पढ़ने से संबंधित अगर बच्चा सीधा, क्योंकि इस बार जो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, जैसे अभी सीटेट के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें आपको स्पेशली देखने को मिल रहे होंगे, जितने भी हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस वाले क्वेश्चन देखने में, आपको फैक्चुअल जो क्वेश्चन है बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस, आपको समझ पे ध्यान देना है कि अगर बच्चा है कुछ पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो कौन से विकार से ग्रसित है, तो वो डिसलेक्सिया, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा। एक डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे फैक्चुअल में बात करूं, ये डिसलेक्सिया कौन से विकार के अंतर्गत आता है, तो वो पठन विकार के अंतर्गत। एक जैसे प्रश्न है कि अभी जो बना है प्रश्न, जैसे सीटेट में अंदर में आप हमारे सीटेट के जितने भी मैंने ये इसमें जितने भी अभी तक जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करवाया है, उस सभी प्रश्नों को अगर आप देखते हैं तो आपको ये इजीली आपको समझ में आ जाएगी कि मैं ये क्या बोला। लेकिन क्या है, वो रेगुलर जो प्रश्न बन रहे हैं ना इससे संबंधित, इसलिए मैं सोचा एक अलग से वीडियो बना के दूं, ताकि बच्चों को इन चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो। और ये एक प्रश्न तो स्पेशली क्योंकि रेगुलर बन रहा है ये प्रश्न, तो आपको इस विकार से संबंधित जो प्रश्न है उसमें आप तो कम से कम सही करके आए। तो ध्यान रखना, डिसग्राफिया और डिसकैल्कुलिया से रेगुलर ये प्रश्न बन रहा है। अभी तक जो सीटेट के एग्जाम हो रहे हैं सभी का एनालिसिस हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, सभी का प्लेलिस्ट अभी तक रखा हुआ है। उसमें देखिए कि जो डिसकैल्कुलिया से जो प्रश्न ये बन रहा है कि एक बच्चा है, अगर वो प्लस माइनस नहीं कर पा रहा है, गणना नहीं कर पा रहा है, गणना करना नहीं समझ पा रहा है, तो उस बच्चे में कौन सा विकार है, अधिगम अक्षमता है, तो वो उसमें डिसकैल्कुलिया। हालांकि इसमें डीप, जैसे मैंने अभी बताया कि डिसकैल्कुलिया का ही पार्ट है डिसग्राफिकल और वर्बल, तो ये चीज़ें नहीं पूछी जा रही। इसमें डायरेक्ट सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ तो डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसग्राफिया क्या होता है, डिसकैल्कुलिया क्या होता है, डिसमॉर्फिया क्या होता है, और डिसप्रेक्सिया भी आप देख सकते हो। तो ये जो मैंने बताई है स्पेशली, इन चीज़ों को आप देख के जाए, ये चीज़ें ही अभी तक पूछी जा रही है टेट लेवल में। तो अगर थोड़ा डीप में अगर जाओ तो मैंने बता दिया, इनके पार्ट भी बता दिए किस प्रकार से। अगर थोड़ा डीप में अगर कुछ पूछ ले कि बच्चा स्पेशली चित्र बनाने में ही उसको कुछ समस्या आ रही है, तो आपको या तो डिसग्राफिया ही देखने को मिल जाएगा, या फिर ये अगर नहीं देखे तो आपको इतना भी मैंने समझा दिया है कि अगर चित्र से संबंधित या फिर उसके मांसपेशियों में संतुलन नहीं है उससे संबंधित अगर उसको लिखने में दिक्कत हो रही है तो अप्रेक्सिया है। अगर बच्चा सेकंड लैंग्वेज में लिखने में कुछ समस्या कर रहा है तो वो अग्रेफिया है। तो ये ध्यान रखना, सभी मैंने बता दिया डिटेल से। आई होप ये आपको सभी समझ में आ गए, प्रश्नों की लैंग्वेज है वो भी आपको समझ में आ गई, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। तो वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर भी करिए और फैलाइए इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।